है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तुम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। और इससे पहले हम लोगों ने 1, 2 और 3 का ये मतलब सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट नंबर। और इसके साथ साथ हमने सॉल्व कर लिए हैं 24 से 38 तक जितने भी विजन के फुल टेस्ट हैं जीएस के, वो भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है, ठीक है। ताकि जो है उसे आप रिवीजन भी करना चाहें तो कर सकें। और 2-3 बार आप इसको देख लेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि बहुत ही जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं विजन की टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया है कि निहारिका परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो, निहारिका के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि इसमें कहा गया है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के निर्माण की धीमी गति से घूर्णन करते हुए युवा सूर्य से संबद्ध पदार्थों के बादलों से हुआ है, ठीक है। सेकेंड है कि सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या करने में सहायता करता है। और थर्ड है, इस सिद्धांत के प्रमुख खोज योगदानकर्ताओं में इमैनुअल कांट और लाप्लास शामिल हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे सही हैं, क्योंकि जो है इसकी जो खोज की थी इमैनुअल कांट और लाप्लास ने की थी। और ये सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या भी करता है जो निहारिका होती है। और ये जो इसमें निर्माण, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूर्णन करते हुए युवा सूर्य से संबद्ध पदार्थों को बादलों से होता है, ठीक है। तो हमारे ये डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि दुर्बल मंडल यानी स्टेनोस्फीयर के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि यह जो आपको देखने को मिलेगा यह भूपर्पटी की निचली परतों के साथ मेंटल के ऊपरी भाग को संदर्भित करता है। सेकेंड है, यह स्थल मंडल का भाग है और ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा के मुख्य स्रोत का कार्य करता है। तो देखो, इसमें एक गलत स्टेटमेंट है आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जो ये आपको देखने को मिलेगा ये जो मेंटल का पार्ट होता है, ठीक है। जो ये मेंटल का पार्ट होता है ये इसका आपको देखने को मिलेगा मेंटल का होता है, ना कि भूपर्पटी का। ये जो स्टेनोस्फीयर होता है ये भूपर्पटी का भाग नहीं होता है, ठीक है। और जो ये कहा गया है कि इसमें ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, तो ठीक है, लेकिन स्थल मंडल का इसमें भी कह दिया गया कि स्थल मंडल का भाग है, तो नहीं ना। तो भूपर्पटी जो है ये स्थल मंडल का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि मृदा की लवणता में वृद्धि उच्च तापमान का परिणाम होती है, ठीक है। सेकेंड है कि लवणता मृदा में क्षरंधता और मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देती है। सेकेंड है कि खुले महासागरों की तुलना में ज्वार नदमुखों की लवणता अधिक होती है। तो देखो, जो ये कहा गया है तो इसमें जो ज्वारनदमुखों के बारे में जो बताया गया है तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो ज्वारनदमुख होते हैं यहाँ पे जो है स्थल मंडल से आकर नदियाँ समुद्र वाले जो क्षेत्र में गिरती हैं उसी को कहते हैं, जो ये गहराई में स्थित होते हैं जहाँ डेल्टा नहीं बनते हैं, ठीक है। एस्चुरीज होती हैं ये। तो ये मतलब तापमान पर इनका जो ये लवणता का जो कॉन्सेप्ट होता है ये तापमान और घनत्व पर निर्भर करता है, ना कि कोई मतलब खुले सागर के रूप में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि लवणता में वृद्धि, जो मृदा की लवणता में वृद्धि उच्च तापमान का परिणाम होती है। और जो क्षरंधता होती है मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देती है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें लीचिंग क्रिया होने लगती है तो मृदा अपारगामी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। तो फर्स्ट है कि कौन सा ये भौगोलिक जो मतलब किस जलवायु की विशेषताएं उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह एक स्पष्ट शीत ऋतु का अभाव और वर्ष पर्यंत तापमान की एक रूपता, ठीक है। सेकेंड है कि वर्ष पर्यंत उच्च आर्द्रता के साथ मेघाच्छादन और भारी वर्षा से। थर्ड है कि महत्वपूर्ण वनस्पतियों के रूप में महोगनी और आबनूस ये देखने को मिलते हैं। तो देखो, ये जो महागनी और आबनूस होते हैं ये विषुवत आपको देखने को मिलेंगे वृक्ष हैं, ठीक है। और ये उच्च आर्द्रता भी यहाँ विषुवत रेखा में पाई जाती है। और वर्ष पर्यंत जो है तापांतर, जो दैनिक तापांतर होता है इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। ये विषुवत वनस्पति के बारे में बताया गया है, मतलब क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो इसमें कहा गया है कि बृहद संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बृहद संचालन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। और अगर बृहद संचालन की बात करें तो जैसे मास मूवमेंट होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट है कि अपक्षय मास मूवमेंट की पूर्वापेक्षा है, क्योंकि अपक्षयित ढाल के बिना
मृदा संचालन नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड है कि सेकेंड है कि प्रवाहित जल या बर्फ के गतिज ऊर्जा बृहद संचालन की मुख्य प्रेरणा शक्ति है। और थर्ड है कि वनस्पति की कमी और प्रचुर मात्रा में वर्षा बृहद संचालन के अनुकूल होती है। तो देखो हमारा थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो हमारा सही हो जाता है। लेकिन सेकेंड और जो फर्स्ट की बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, क्योंकि ये जो देखने को मिलेगा ये जो अपक्षय बृहद संचालन की पूर्वपेक्षा है, क्योंकि अपक्षयित ढाल के बिना संचालन नहीं हो सकता। तो ये गलत है। ये हो सकता है क्योंकि ये एक आपको गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट, जो शैलों का मलबा होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ना कि ये केवल ढाल पे, ठीक है। तो ये हो सकता है इसका। और ये जो प्रवाहित जल या बर्फ के गतिज ऊर्जा बृहद संचालन की मुख्य प्रेरणा शक्ति है, तो ये भी गलत है हमारा, ठीक है। तो हमारा केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 3 हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 56। इसमें कहा गया है कि आपतित सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाला सूर्य ताप अपसौर की तुलना में उपसौर से अधिक होता है। सेकेंड है कि उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। थर्ड है कि यह एक ही अक्षांश पर प्राप्त होने वाला सूर्यताप महाद्वीपों की तुलना में सागरों पर अधिक होता है। तो थर्ड वाला गलत है। जो ये मतलब आपको देखने को मिलेगा सूर्यताप, तो ये स्थल मंडलों पर, मतलब जो स्थल वाला भाग होता है महाद्वीपों का, ठीक है, वहाँ पे मतलब ये अधिक देखने को मिलता है, लेकिन महासागरों पर कम देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये फर्स्ट और सेकेंड में कहा गया है, तो ये आपको जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पृथ्वी पर जो सूर्यताप प्राप्त होता है, तो जो अपसौर की स्थिति होती है, इसमें ऐसे मैप से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के, वो मतलब दूर होती है, उस दिन सबसे दूर होती है। ये 4 जुलाई का जो टाइम होता है, ठीक है, इसमें बहुत दूरी पे होती है। तो जब सूर्य दूरी पे होता है, तो वहाँ का जो सूर्यताप होता है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। और उपसौर की बात करें तो मतलब ये आपको देखने को मिलेगा, जो 3 जनवरी को ये होता है, ये मतलब दूरी कम होती है सूर्य से पृथ्वी की, तो यहाँ पे इसको जो है ज़्यादा मात्रा में ताप मिलता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और ये वाला सेकेंड वाला सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही हो जाता है डी वाला, केवल 2 ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि 57 में कहा गया कि गर्जता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 पदों का उपयोग किया जाता है। तो महासागरीय धाराओं के संबंध में। सेकेंड है कि जेट धाराओं के संबंध में। और पूर्वी पवनों के संबंध में। डी है कि पछुआ पवनों के संबंध में। तो देखो ये डी ऑप्शन सही है। हमारी जो पछुआ पवनें होती हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं जो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का 40 डिग्री से 60 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है, यानी अक्षांश जो होता है, वो समुद्री क्षेत्र वाला, वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये मतलब पछुआ पवनें चलती हैं। इसी को जो है गर्जता 40 और प्रचंड 50 और चीखता 60 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 58। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लेबनान है, मोरक्को है, क्रोएशिया है, जॉर्डन है, ट्यूनीशिया है। तो बताना है कि कौन देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। तो देखो इसमें आपको जो जॉर्डन दिखेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है। लेबनान, मोरक्को, क्रोएशिया और ट्यूनीशिया ये आपको, और मोरक्को जो देखने को मिलेगा, ये आपको जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके कंट्री हैं। और लेबनान जो आपको देखने को मिलेगा, ये एशिया का है। और जो क्रोएशिया है, ये आपको यूरोप का देखने को मिलेगा। तो ये हमारे भूमध्य सागर से साझा करते हैं देश। और इसके साथ साथ साइप्रस जो भूमध्य सागर में एक द्वीप आइलैंड स्थित है, वो भी भूमध्य सागर में स्थित है। तो हमारा सही हो जाता है 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन से जलवायु क्षेत्र अपनी अवस्थिति के साथ सही सुमेलित हैं। तो जलवायु के प्रकार हैं और उनकी अवस्थिति है कि बताना है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय जो सवाना है, ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, भारत के प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके बारे में बात करता है। सेकेंड है कि शुष्क ग्रीष्म युक्त मानसून, तो कोरोमंडल तट है, जो ये हमारा केरल वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। और जो ये है लघु शुष्क ऋण युक्त मानसून, तो इसके बारे में बताएं तो उत्तर पश्चिमी गुजरात। तो ये वाला गलत है, ये उत्तर पश्चिमी गुजरात में आपको नहीं मिलेगा। जी शॉर्ट जो आपको देखने को मिलता है, ये लघु शुष्क ऋतु युक्त मानसून, ठीक है। तो इसके बारे में जो बात करें तो ये जो पश्चिमी घाट का जो गोवा वाला, जहाँ पे गोवा है, गोवा वाला क्षेत्र,
गोवा वाले क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि जो शुष्क ग्रीष्म युक्त जो मानसून होती है वो कोरोमंडल तट पे आपको देखने को मिलेगी, और प्रायद्वीपीय भारत में जो संपूर्ण है प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी जो है 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गए, केवल ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि ये भारत में सर्वाधिक व्यापक प्रसार वाले वन हैं, और ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क विभाजित किया जाता है, और सागौन, साल, शीशम, तेंदू और पलाशर, चंदन इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो फर्स्ट है कि अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार या पर्वतीय वन के बारे में बात किया गया है। तो देखो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इन्हीं के बारे में, ये शीशम के वृक्ष हैं, चंदन के वृक्ष हैं और सागौन, साल हैं, ये उष्णकटिबंधीय हैं, और यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया है कि सागरी उच्चावच के निम्न भागों के तटों से गहरे समुद्र तक उनके पाए जाने वाले क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय उत्थान है, वितलीय मैदान है, और आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपीय शेल्फ है। तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा जो ये हमारा महाद्वीप का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में अगर बात करें तो देखो ये पहले आपको महाद्वीपीय शेल्फ पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये तीव्र ढाल दिखाई देता है, महाद्वीपीय तीव्र ढाल होता है। उसके बाद ये उत्थान वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये मैदान होते हैं, और समुद्री जो मैदान होते हैं, और मैदान के साथ साथ फिर आपको ट्रेंचेज दिखने को मिलेगी सबसे नीचे। ठीक है, तो ये ट्रेंच होते हैं, तो ये इस आधार में इसका क्रम होता है। तो हमारा महाद्वीपीय शेल्फ पहले हो गया, उसके बाद आपको महाद्वीपीय ढाल देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर देखने हैं तो महाद्वीपीय उत्थान है, फिर उसके वितलीय मैदान है। तो हमारा 4, 1 और 4, 1, 2, 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। 4, 1, 2, 3। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि 62 में इसमें कहा गया है कि भारतीय मानसून की अनिश्चितताओं के निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकते हैं? जो मतलब मानसूनी अनिश्चितता है कि जहां समान बारिश नहीं होती हर जगह भारत में। ठीक है, तो मृदा अपरदन, बाढ़ और शीतकालीन वृक्षों को फसलों को क्षति। तो ये मतलब तीनों के तीनों आपको जो स्टेटमेंट हैं सही हैं, क्योंकि जो मृदा जब कहीं ज़्यादा बारिश होती कहीं कम होती है, तो जहाँ ज़्यादा होती वहाँ तो आपको देखने को मिलेगा बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होती है, और साथ साथ मृदा अपरदन भी भारी मात्रा में होता है, और शीतकालीन फसलों को भी क्षति होती है। ठीक है, क्योंकि अगर शीतकालीन वर्षा हो जाती है भारी मात्रा में तो वो फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो कम पानी चाहने वाली फसलें होती हैं। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सागरी उच्चावच होते हैं जो उसके बारे में, और उसकी विशेषताएं जो बताई गई हैं। तो निमग्र द्वीप होते हैं जो चपटे सिरे वाले समुद्री टीले होते हैं। सेकेंड है कि मध्य महासागरीय कटक, तो ये समुद्र तल पर पर्वतों की श्रृंखलाएं होती हैं। और गर्त की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा संकीर्ण और खंडे किनारे वाले अवनमन है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला हमारा जो गर्त के बारे में बताया गया ये गलत है, क्योंकि गर्त जो होते हैं जो ठीक है महासागरीय गर्त है ये बहुत मतलब गहराई पे स्थित होते हैं। सबसे गहरे समुद्र में अगर बात करें तो गर्त ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ट्रेंचेज बहुत गहराई पे होते हैं, ना कि ये मतलब संकीर्ण किनारे वाले पे होते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड में जो कहा गया है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं समुद्र में, तो जैसे ये मतलब टापू जो द्वीप होते हैं जो समुद्र में आपको द्वीप दिखाई देते हैं, तो ये ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। ठीक है, इन्हीं पे जो है द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये मतलब ये पूरी श्रृंखलाएँ हुआ करती हैं ये मतलब। और ये जब ये हमारा नितल प्रसरण होता है ना, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन, उस कारण ये मतलब आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो ये समुद्र में डूबे हुए चपटे आकार के जो ये मतलब जो समुद्री टीले होते हैं, ठीक है, जो चपटे आकार वाले समुद्री टीले होते हैं उनके बारे में कहा गया है। ये मतलब जलमग्न होते हैं, ना कि ये ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो ये हमारा सही हो जाता है 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 2 स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक अवतरित है। ठीक है, यानी अधिक मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, और ये जो बात करें सेकेंड में कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। और थर्ड है कि महाराष्ट्र में सह्याद्री पश्चिमी घाट का भाग है। तो देखो जो महाराष्ट्र का जो सह्याद्री जो आपको भाग देखने को मिलता है, जिसमें ये आपको देखने को मिलती हैं, जैसे हरिश्चंद्र श्रेणी है
और ये सब जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं ये मिलकर अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सह्याद्री पर्वत का निर्माण करती हैं। उसके बाद कर्नाटक में आपको जो है नीलगिरी पहाड़ की स्थापना होती है। केरल में आपको देखने को मिलेगी जो देखने को मिलेगी जो कार्डमम की पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब मतलब क्षेत्र बटे हुए हैं, ठीक है। और ये सेकेंड वाला है कि मतलब पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा सही अधिक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी डोडा बेट्टा है जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। और पश्चिमी घाट की तुलना में जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक अतिरिक्त है, तो ये भी सही है, मतलब अधिक कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि झेलम नदी घाटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है और बिसरपण झेलम नदी की एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि झेलम नदी के तट पर जो है श्रीनगर स्थित है। और ये जो बिसरपण करती है, अभी झेलम नदी हमारी युवावस्था में है कि ये इसीलिए ये बिसरपण करती है। तो ये बिसरपण की इसकी मुख्य विशेषता भी है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताना है, फर्स्ट वाला है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात लाने हेतु उत्तरदायी है। सेकेंड है कि दक्षिण पूर्वी मानसून की अवधि के दौरान पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो ये गलत है, ये दक्षिण की ओर नहीं खिसकती है, ये आपको उत्तर की ओर देखने को मिलेगा खिसक जाती है जो जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है, मानसून के समय। अगर ऐसा ना हो तो जो आईसी जो हमारा ये ग्लोब है, उसके बाद जो ये भूमध्य रेखा है, तो ये ITCZ वाला जो क्षेत्र बनता है यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास वाला, तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तभी जो है हमारे यहाँ बारिश हो पाती है, ठीक है। और ये चक्रवात वाली जो स्थितियाँ इसी जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा ही भारत में देखने को मिलती हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ये सही हो जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नहीं मतलब ये तो गलत है ना, कि मतलब तो दक्षिण में बता दिया, तो फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, सेकेंड हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहा गया है कि कर्क रेखा देश के लगभग 2 बराबर भागों को विभाजित करती है या निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बताना है, तो गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मेघालय। तो देखो जो कर्क रेखा है ये आपको 23 डिग्री में 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको जो है मेघालय इस रेखा पे नहीं देखने को मिलता है, ये काल्पनिक रेखा होती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा है, मिजोरम है, MP है, मतलब मध्य प्रदेश है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो इतने ये देश मतलब इतने ये राज्य देखने को मिलते हैं आपको कर्क रेखा पर। तो हमारा 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन हम सही कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 68 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में ग्रीष्मकालीन स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से किन फसलों में वृद्धि में सहायता करते हैं। तो फर्स्ट है कि आम में, कहवा में, चाय में, जूट में, सरसों में। तो देखो जो ये ग्रीष्मकालीन होते हैं, तो ये ग्रीष्मकालीन कॉमन सी बात है, जो खरीफ की फसलें होंगी या ग्रीष्मकालीन वाली फसलें होंगी जो जिनको ज़्यादा मतलब पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जैसे आम है, कहवा है, चाय है, जूट है, इन जो खरीफ की फसलें होती हैं इनके लिए ये मतलब लाभदायक होता है, मतलब वृद्धि करता है, फसलों की वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन जो सरसों की है ये रबी की क्रॉप है, तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विश्व के सभी महाद्वीपों में अफ्रीका में ऐसे देशों की संख्या सर्वाधिक है जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। सेकेंड है कि अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, कि जो आपको देखने को मिलेगी जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को मतलब जो लिम्पोपो नदी है ये आपको देखने को मिलेगी। ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि जो विषुवत रेखा के बारे में कहा गया है तो ये एकमात्र नदी है जो मतलब मकर रेखा को काटती है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगी जिम्बाब्वे में ये मतलब काटती है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है इसमें सर्वाधिक जो है देश जो है विषुवत रेखा पर स्थित है जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो इसमें आपको जो टोटल मकर रेखा पे कंट्री देखने को मिलेंगी लगभग 13 देश हैं जो ये मकर रेखा पर लाइव करते हैं, ठीक है, रिलाइव करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो आधे से ज़्यादा देश जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसके अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा साओ टोम ऑफ प्रिंसिप है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। गैबन है और कागो गणराज्य है और उसके बाद कागो है
केन्या है, युगांडा है और सोमालिया है। ये इतने कंट्री आपको रिलाई करते हैं विषुवत रेखा पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा गया है कि शीतकालीन मानसून के दौरान भारत के अधिकांश भागों में वर्षा क्यों नहीं होती है। तो फर्स्ट है कि भारतीय मानसून में आर्द्रता कम होती है, स्थल पर चक्रवाती परिसंचरण होता है, उत्तर भारत में निम्न तापमान विद्यमान है। तो ये गलत है, ये निम्न तापमान नहीं, निम्न आर्द्रता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि ये प्रति चक्रवाती परिसंचरण हो जाता है, ठीक है। और शीतकालीन मानसून में आर्द्रता कम होती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा भूमंडलीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि पछुआ पवनें समशीतोष्ण क्षेत्र के पश्चिमी तटों तक गर्म भूमध्य रेखीय जल और पवनें प्रवाहित करती हैं, ठीक है। सेकेंड है व्यापारिक पवनें उष्ण कटिबंधों में यानी ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर अत्यधिक वर्षा करती हैं। तो जो आपको देखने को मिलेगा ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो ये व्यापारिक पवनें होती हैं ये आपको देखने को मिलेगी, इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए ये पूर्वी जो भाग होते हैं, तो ये जब मानसून उठते हैं तो यहीं से जब जाते हैं तो पूर्वी भागों पर ज़्यादा बारिश करते हैं, इसीलिए पश्चिमी भागों पर डिजर्ट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो पवनें होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं और बारिश बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमायुंग डुंग हिमनद से होता है। और सेकेंड है कि यह नदी अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। और थर्ड है कि यह नदी सियांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, सियांग या दिहांग के नाम से जो है भारत में प्रवेश करती है, लेकिन सेकेंड गलत है। जो सदिया है, सदिया कस्बे से होकर नहीं है गुजरती, सदिया के पश्चिम में जो है, ठीक है, पश्चिम से होकर मतलब सदिया के पश्चिम में स्थित है, ना कि सदिया के पश्चिमी भाग में। तो ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर जो झील है उसके निकट चेमायुग डुंग जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 73 क्वेश्चन नंबर। इसमें प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इसके केंद्र में उच्च दबाव होता है, ठीक है, और इनकी विशेषता स्वच्छ आकाश और शांत वायु होती है। थर्ड है कि प्रति चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत में होती हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो प्रति चक्रवात में स्थिति बनती है तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी पवनों की गति होती है वो दक्षिणाव्रत में होती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में वामाव्रत में होती है। लेकिन जब ये आपको देखने को मिलेगा जब हम दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाते हैं तो ये स्थितियां अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनके केंद्र में उच्च दाब होता है और इनकी विशेषता होती है स्वच्छ आकाश और शांत वायु, क्योंकि जो चक्रवात होता है वो तूफान लाता है, लेकिन ये शांत मौसम को करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि जलसंधि का नाम दिया हुआ है और देशों के मध्य है कि किन किन देशों के मध्य। तो हॉर्मूज को देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसमें ईरान है और संयुक्त राज्य अमीरात है, ठीक है, यूएई। और बाब अल मंडेब की बात करें तो सीरिया तुर्की, और बासफोरस की बात करें तो ये सऊदी अरब और सूडान है। और मैगलन की बात करें तो कोलंबिया अर्जेंटीना है। तो ये देखो फोर्थ वाला गलत है, ये मैगलन की संधि है, तो आपको ये कोलंबिया अर्जेंटीना के बीच नहीं देखने को मिलेगी। ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके जो दक्षिणी भूमि है उसको जो है दक्षिणी भूमि और देखने को मिलेगा उसमें एक आइलैंड है वहाँ पे दक्षिणी भूमि, और आइलैंड है डेल फिगो एक आइलैंड है, ठीक है, उसको अलग करती है। और ये मतलब आपको प्रशांत महासागर और बात करें तो जो अटलांटिक महासागर है इसको जोड़ती है। बासफोरस संधि की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सऊदी अरब और सूडान के बीच नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगी जो यूरोपीय टर्की है और यूरोपीय टर्की और एशियाई टर्की के बीच में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है, भूमध्य सागर में। और ये बाब अल मंडेब की बात करें तो ये सीरिया और तुर्की के बीच नहीं है। बाब अल मंडेब की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलती है जो ये जिबूती और यमन है, ठीक है, इसके बीच आपको देखने को मिलेगी। और हॉर्मूज होती है ये संयुक्त राज्य अमीरात और ईरान और इसके साथ साथ जो है
अलग करती है ये ओमान को, ठीक है, क्योंकि ये मतलब आपको देखने को मिलेगा जो फारस की खाड़ी है और जो अरब यमन की खाड़ी है उसको जो है जोड़ती है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है केवल, ठीक है, और सारे के सारे गलत हो जाते हैं हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 75। इसमें कहा गया है कि भारत के लगभग मध्य भाग में कर्क रेखा के गुजरने को निम्नलिखित में से किस हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर उच्च तापमान, कम दैनिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। थर्ड है कि संपूर्ण भारत में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य लंबवत स्थिति में होता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें जो कहा गया है, ये जो 1 और 2 स्टेटमेंट तो हमारे सही है, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय भारत में उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में वर्ष भर उच्च तापमान और कम दैनिक तापांतर, वार्षिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। लेकिन ये थर्ड वाला हमारा गलत है, क्योंकि जो कहा गया है कि संपूर्ण भारत में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य लंबवत स्थिति पे होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो 23.5 डिग्री का जो हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, उसी के संबंध में कहा गया है यहाँ पर जब सूर्य होता है, ठीक है, इसके लंबवत, तो ये यहाँ पे तो लंबवत होता है इस पे, लेकिन आपको जो है अदर जो हमारे लेटीट्यूड हैं और इंडिया का पार्ट है वहाँ ये लंबवत नहीं पड़ता है, ये मतलब क्षैतिज आधार पे पड़ता है। तो हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि 76। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि रायपुर है, भोपाल है, लखनऊ है और जयपुर है। तो इसको पश्चिम से पूर्व की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो जयपुर है ये राजस्थान का है राजधानी है, तो ये सबसे पश्चिम में पड़ता है। उसके बाद आपको लखनऊ में जो देखने को मिलेगा ये भोपाल है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये पड़ेगा। उसके बाद आपको आएगा लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है, ये सबसे ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा। तो इसका 2, 4, 3, 1 स्टेटमेंट सही हो जाता है, 2, 4, 3, 1 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि भूकंप के संदर्भ में पी तरंगों और एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जहाँ पी तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार गर्त का निर्माण करती हैं, वहीं जो एस तरंगे हैं प्रसार और संकुचन को उत्पन्न करती हैं। तो ये सेकेंड है कि पी तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों से गुजर सकती हैं, लेकिन जो एस तरंगे होती हैं वो केवल ठोस और तरल पदार्थों से गुजरती हैं। तो देखो जो ये भूकंप में जो एस, पी और एल तरंगे होती हैं, ठीक है, तो ये पी प्राइमरी होती हैं, एस जो है सेकेंडरी होती हैं, और जो लॉन्ग वेव होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो देखने को मिलेगा जो एस तरंगे होती है ये केवल आपको ठोस में ये गमन कर सकती हैं, मतलब चल सकती हैं, ना कि तरल में, ठीक है, तरल और गैस में ये नहीं चल सकती हैं। तो ये धरातल तक सीमित है, उसके लिक्विड पार्ट में भी ये गमन नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में मतलब चलती हैं। और जो ये पी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये वाला हमारा जो है सही हो जाता है, क्योंकि नहीं ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो ये कहा गया कि पी तरंगों के बारे में कि ये उभार और गर्त का निर्माण करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मतलब इनकी बहुत तेज़ी से स्पीड होती है, तो ये मतलब सबसे पहले जो है आपको केंद्र पर पहुँचती हैं और निकल जाती हैं बाहर। और एस तरंगे होती हैं ये मतलब प्रकाश संकुलन, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं करती हैं। लेकिन जो एल तरंगे होती हैं वो मतलब सबसे विनाशकारी होती हैं और उसकी गति भी सबसे धीमी होती है, और वो जिगजैग प्रणाली के अंतर्गत काम करती हैं, मतलब आड़ी तिरछी चलती हैं। तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सूर्य प्रत्येक वर्ष केवल 2 दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। सेकेंड है कि ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर और 21 जून होता है। और थर्ड है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त सूर्य की लंबवत स्थितियों की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये गलत है। जो ये सूर्य की जो लंबवत स्थितियों का जो निर्धारण करते हैं ये आपको देखो कर्क और मकर रेखा करते हैं, क्योंकि जो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ ये कर्क और मकर रेखाएं हैं, ठीक है, इनके जो है पार कभी भी जो है सूर्य नहीं जाता है, जो हमारी ये स्थिति होती है, ठीक है। इसीलिए यही निर्धारित करते हैं ये बीच का, इसके पार कभी भी सूर्य नहीं जाता है। तो इन चीज़ों को ये निर्धारित करते हैं। ये 23 डिग्री कर्क है रेखा है, ठीक है, और 23.5 डिग्री मकर रेखा है, तो इसके बारे में ये बात करता है, तो यही निर्धारित करता है। तो नेक्स्ट है कि हमारा तो ये वाला गलत हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, और नहीं मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकेंड वाला जो कहा गया कि ये भी गलत है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा जो ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है, ठीक है, उसमें 21 मार्च और 21 सितंबर का जो है सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, 21 मार्च और 21 सितंबर का।
तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। फर्स्ट वाला सही है क्योंकि केवल वर्ष में 2 दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। तो हमारा जो सही हो जाता है स्टेटमेंट, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें गलत पूछा गया है तो इसमें 2 और 3 गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भूकंपी ऊर्जा विमुक्त के स्थल को उद्गम केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड है कि पृथ्वी की सतह पर अधिकेंद्र पर तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो देखो जो हमारा देखने को मिलेगा, जो भूकंप की स्थिति होती है ये पृथ्वी के अंदर जो है ये फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसे एपीसेंटर यानी अधिकेंद्र कहते हैं। तो जो उद्गम केंद्र होता है वहीं से ये ऊर्जा विमुक्त होती है और यहाँ पे सबसे पहले तरंगे आपको पी तरंगे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ से ऊर्जा जो है विमुक्त होती है। तो ये वाला पार्ट होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि भारत में जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि जलोढ़ मृदा निक्षेपणात्मक है, यानी मतलब निक्षेपण के द्वारा ये बनती हैं। और उसके बाद सेकेंड है कि मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर आच्छादित है। थर्ड है कि यह मृदा सामान्यतः नम होने से पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। तो इस थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है जलोढ़ मृदा के संबंध में, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा जो काली मिट्टी होती है, कपास की काली मिट्टी, इसकी ये विशेषता है कि मतलब भीगने पर जो है वो फूल जाती है और मतलब चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है, इसीलिए इसे बिना जुताई की मृदा भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये जलोढ़ मृदा होती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, मतलब अपने साथ अवसाद लाती हैं और उसे जो है मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित कर देती हैं और डेल्टाई क्षेत्र को भी निक्षेपण के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये गलत फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड भी गलत है क्योंकि ये 40% भारत का जो 40% मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो देश की कुल 40% जो मृदा है ये आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। तो ये मतलब आधे से कम है, ना कि आधे से अधिक, ठीक है। तो केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 81 इसमें कहा गया है कि महाद्वीपीय विस्थाप सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सिद्धांत 1912 में आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सेकेंड है कि यह सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीपीय भूखंड का भाग थे जो एक विशाल महासागर का से घिरा हुआ था, ठीक है। थर्ड है कि यह सिद्धांत महाद्वीपों के विस्थापन हेतु उत्तरदायी बलों का विवरण देने में विफल रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो बात करते हैं कि विफल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपको ये सिद्धांत के बारे में बात करें कि जो महाद्वीप विस्थापन है, ठीक है, तो ये 1912 में सिद्धांत आया था और इसे आर्थर होम्स में नहीं बल्कि अल्फ्रेड जो वेगनर थे उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही ये ऐसा बताया था कि ये मतलब एक हमारा विशाल खंड था जिससे जो है हमारा भूखंड एक विशाल भूखंड था, उससे विशाल महासागर से घिरा हुआ था। तो ये मतलब इसमें एक पेंजिया नाम का जो विशाल खंड था और पैंथालासा नाम का एक मतलब समुद्र था, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है और थर्ड वाला भी गलत है क्योंकि इन्होंने जो बल जो इनके अलग होने का जो कारण बताया था उससे जो मतलब इन्होंने कहा था कि जो ये हमारा पोलर फ्लाइटिंग है और जो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके द्वारा ये अलग हुआ है, तो उन्होंने दिया था ऐसा। लेकिन इनको साक्ष्य के रूप पे मतलब सही नहीं माना गया था। इसे जो है बाद में अल्फ्रेड जो आर्थर होम्स थे इन्होंने इसे बताया था कि ये मतलब जो हमारी संवहनी धाराएं होती हैं उसी के द्वारा ये प्लेटों की जो मतलब गति होती है उसके द्वारा ये मतलब भूखंड अलग हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे केवल सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहा गया है कि तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि अशांत वायु के साथ मेघाच्छादित तापमान व्युत्क्रम के लिए आदर्श होते हैं। सेकेंड है कि शीत ऋतु में प्रातःकालीन घना कोहरा तापमान व्युत्क्रमण के कारण होता है। और थर्ड है कि मैदानों की विशेषता और पर्वतीय क्षेत्रों में ये दृष्टिगोचर नहीं होता। तो गलत स्टेटमेंट है थर्ड वाला, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगी पर्वतीय क्षेत्रों की ही विशेषता देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये तापमान का व्युत्क्रमण होता है कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बनता है, क्योंकि इसकी जो वैसे मतलब तापमान की लैप्स रेट होती है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। अगर हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं तो ये इतना मतलब टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ घनत्व भी कम होता है और
दाब भी कम होता है। लेकिन जब हम ये व्युत्क्रमण हो जाता है तापमान का, तब हम जब ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। और ये क्षेत्र आपको जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ देखने को मिलता है, और जनरली मैदानी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो शीतकालीन प्रातःकाल का जो घना कोहरा है उसमें भी यही क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। और ये वाला आपको जब क्षेत्र देखने को मिलता है, इसमें अशांत वायु और मेघाच्छादित तापमान के व्युत्क्रमण का आदर्श है तो नहीं, इसमें शांत वायु और मेघ रहित जो मतलब जो स्थितियाँ होती हैं, तो तब ये मतलब ऐसी स्थिति बनती है ताप व्युत्क्रमण की, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है सेकेंड वाला केवल, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा 83 क्वेश्चन नंबर पे इसमें कहा गया कि वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की कुल मात्रा के 1% से भी कम है। और थर्ड है कि वायुमंडल में कोई भी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन है, आर्गन है, नियान है, जीनान है, ये सब अक्रिय गैसें ही हैं, ठीक है। और जो ये सेकेंड वाला कहा गया ये सही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुल ऑक्सीजन जो हमारी कुल वायुमंडल की कुल मात्रा का 1% भी इससे कम है। और क्योंकि इसका जो परसेंटेज देखने को मिलेगा 0.039, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो ये वाला और ऑक्सीजन की मात्रा बात करें तो 21% है, और नाइट्रोजन की बात करें तो हमारा 78% ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो एक और दो स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के निम्नलिखित दरों पे विचार कीजिए। तो जलैपला है, बोमडिला है और बूमला है। तो जो आपको देखने को मिलेगा ये तो जो जलैपला है ये तिब्बत और भूटान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जलैपला और बोमडिला है तो ये आपको देखने को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश और तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बोमडिला है ये इंडो और जो मतलब इंडिया और भूटान के लिए ये मतलब पास बनाया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें जो अब क्रम में लगाना है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखो सबसे पहले आपको जो है जलैपला पड़ेगा, ये सिक्किम के पास है, ठीक है, भूटान वाले क्षेत्र में। और बोमडिला ये आपको देखने को मिलेगा कि ये भूटान के साथ है, और तिब्बत के, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1, 2 और 3 ये क्रम में लगे ही हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही नहीं, एक और नहीं, गलत हो गया। ये मतलब जलैपला आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला देखो एक ये मतलब सिक्किम के पास है, उसके बाद आपको थर्ड वाला पड़ेगा जो बूमला है, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और जो ये आपको देखने को मिलता है बोमडिला, ये वाला जो आंध्र मतलब अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले क्षेत्र में है। तो ये हमारा गलत हो गया था। तो हमारा जो 1, 3 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी ऑप्शन इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कहा गया है कि वायु को पूर्णतया संतृप्त कहा जाता है जब निरपेक्ष वायु आर्द्रता 100% प्रति ग्राम घन मीटर होती है, ठीक है। सेकंड बी है कि आपेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, ठीक है। सी है कि वाष्पकर्ण मेघों के रूप में मेघ संघनित हो जाते हैं और वर्षा आरंभ हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो सापेक्ष आर्द्रता होती है जो 100% हो जाती है, तो इसे कहा जाता है कि वायु पूर्ण संतृप्त हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा 86। इसमें कहा गया है कि यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुंडी इसी उद्यान में स्थित है। तो बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, और एराकुलम है, और नागरहोल है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये जो एराकुलम में केरल में पड़ता है उसी के बारे में बात की गई है, और ये अनाईमुंडी की चोटी के में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह वर्ष पर्यंत तटीय व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है यहाँ पर, और यहाँ वर्षा का उचित रूप से एक समान वार्षिक वितरण होता है, और यहाँ इसे खाड़ी प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है चीन के बारे में, और सेकेंड भी सही है, क्योंकि एक समान वार्षिक वर्षा का वितरण रहता है। हाँ, स्थलीय छोड़ को मतलब आंतरिक भाग को छोड़कर चीन वाले, ठीक है। और ये वर्ष पर्यंत तटीय व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है इसके संबंध में, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो मानसून के बिना जो
मानसून के बिना जो होती है, मानसून के बिना जो यहाँ की भिन्नता कई प्रकार किसी प्रकार की जो भिन्नता होती है वो गर्म शीतोष्ण तटीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाता है और सेकेंड और थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि जब हम पर्वतों पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से किन वायुमंडलीय मापदंडों में वृद्धि होती है। तो वृद्धि बतानी है किस में होती है, तो तापमान में वृद्धि होती है, वायुमंडल के घनत्व में, वायुदाब में। तो देखो जब वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी लेफ्ट दर जो ह्रास होता है तो तापमान का भी कमी होती है उसमें, और वायुमंडल का घनत्व भी कम होता है। ठीक है, और जो दाब होता है ये भी कम होता है। तो ये जो स्थितियां बताई गई हैं सब में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है, इसका कोई भी सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कहा गया है कि हिमनद की भू आकृति व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अपरदनात्मक स्थल है, यानी इरोजन स्थलाकृतियाँ हैं। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि सर्क है, हॉर्न है, एस्कर है। तो देखो सर्क है ये देखने को मिलेगा और हॉर्न देखने को मिलेगा, लेकिन जो एस्कर होता है ये अवसादी निक्षेपण होता है। ठीक है, भू आकृति की जो अवसादी इसे निक्षेपण द्वारा जो बनाया जाता है, ना कि इसका जो है अपर्दन होता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, थर्ड वाला इसके संबंध में गलत है। नेक्स्ट है कि 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि युवावस्था के दौरान नदी धाराओं द्वारा निम्नलिखित में से किन भू आकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो फर्स्ट है कि वी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात, छिपिकाएँ, गोखुर झीलें। तो देखो जब युवावस्था के दौरान जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी भू आकृतियों के निर्माण के संबंध में अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट वाला तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो हमारी जो चारों की चारों स्थितियाँ इसमें दी गई हैं, ये चारों स्थितियाँ हमारे लिए सही हैं, क्योंकि जो अब युवावस्था में नदी होती है तो वी आकार की घाटियाँ भी बनाती है, जलप्रपात भी बनाती है और छिपिकाएँ भी बनती हैं, गोकुल झीलों का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 91 में इसमें कहा गया कि भू आकृति प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ओरोजेनी महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है, और जबकि एपिरोजेनी जो होती है वो पर्वत निर्माण प्रक्रिया है। ठीक है, सेकेंड है कि ओरोजेनी के लिए ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होती है, जबकि एपिरोजेनी के लिए ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये देखो गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि जो ओरोजेनी होती है इसे आंतरिक भागों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए जो है आपको देखने को मिलेंगे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जो एपोरिजोनी होती है इसे जो है आंतरिक भागों पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है ये ओरोगेनी होती है जो, ठीक है, इससे पर्वतों का निर्माण होता है, और जो ये मतलब एपोरिजोनी होती है इससे महाद्वीपों का निर्माण होता है, ये उसकी प्रक्रिया है। तो दोनों स्टेटमेंट अपोजिट हैं। तो हमारा जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दोनों के दोनों सही नहीं है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि गर्म जलवायु की तुलना में ठंडी जलवायु में मृदा में ह्यूमस का एकत्रीकरण अधिक होता है। सेकेंड है कि ठंडी जलवायु में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र होती है और गर्म जलवायु में धीमी होती है, जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो ये आपको देखने को मिलेगा जो ठंडी जलवायु है उसमें जीवाणुओं की मात्रा जो है धीमी होती है, लेकिन गर्म जलवायु में अधिक तेज़ी से होती है। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो गर्म जलवायु की तुलना में ठंडी जलवायु में जो ह्यूमस का एकत्रीकरण है वो अधिक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि महाद्वीपीय शेल्फ निम्नलिखित में से किन संसाधनों में समृद्ध होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन है, प्लेसर निक्षेपण है, और आपको देखने को मिलेगा मत्स्य संसाधन है, यानी मछलियों का जो मतलब पकड़ने का जो इस मछलियाँ का व्यापार के लिए पर्याप्त होते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जैसे फॉसिल फ्यूल निकलता है, ठीक है हमारा, उसके बारे में, और निक्षेपण प्लेसर निक्षेपण जैसे मेटलिक होता है, सोना है और हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सब मिलते हैं। तो हमारे 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह चक्रवात निर्माण को बाधित करती है। ठीक है, सेकेंड है कि चक्रवात का चशु मतलब जो चक्रवात की आंख होती है अवतलित होती वायुयुक्त शांत क्षेत्र होता है। थर्ड है कि विषुवत रेखा के निकट निर्मित चक्रवातों की दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विनाशकारी होती है। तो देखो आपको देखने को मिलेगा, तो ये गलत होता है जो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट है। ठीक है,
तो ये हमारा जो है गलत है, क्योंकि इसमें जो विषुवत-रेखीय निकट चक्रवातों का जो निर्माण होता है वो अधिक विनाशकारी नहीं होते हैं। ये आपको जो है 20 डिग्री नॉर्थ में जो चक्रवातों का निर्माण होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं और इनकी दिशा भी अनिश्चित होती है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है कि क्योंकि जो चक्रवात की आँख होती है वो शांत एक शांत क्षेत्र होता है, यहाँ जो है वर्षा भी कम होती है या ना के बराबर होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये 27 डिग्री वाला जो कहा गया तो ये गलत है, क्योंकि 27 डिग्री टेम्परेचर अगर जिस सरफेस का हो जाता है, समुद्री सरफेस का, वहाँ चक्रवात जो है बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसके लिए एक और कंडीशन होती है जैसे कैरियोलिस बल, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो चक्रवात आपको बहुत जल्दी बनने को वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि 95 में पवन के प्रवाह की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि विषुवत रेखा पर पवनें समताप रेखा के लंबवत होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि भूमि क्षेपी पवनें समताप रेखा के समांतर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। थर्ड है कि पवनों पर आरोपित कोरियालिस बल में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वृद्धि होती है। तो जो ये स्थितियाँ आप देखने को मिलेंगी, ये आपको जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जब ये हम पवनों के प्रवाह की दिशा की बात करें तो ये पवनों पर आरोपित कोरियालिस बल में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वृद्धि होती है, ठीक है। और ये जो जैसे जैसे मतलब ये है विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोरियालिस फोर्स की मात्रा जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा पर बहुत कम होता है। भू अवक्षेपी पवनें समताप रेखा समांतर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा समताप रेखा के लंबवत प्रवाहित होती है विषुवत रेखा। तो हमारे जो आपको देखने को मिलेगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 96, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन आपदाओं को जलीय खतरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सूखा है, तड़ित झंझा है, तूफान मोहरिम है और बर्फीले तूफान है। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जलीय खतरों के बारे में, तो ये जो जलीय खतरा है उसमें तूफान मोहरिम जो होता है वो जलीय खतरों के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जलीय खतरों में आपको देखने को मिलेगा जैसे समुद्री लहरें हैं, भूकंप हैं, जो सुनामी है, ये सब मतलब देखने को मिलता है जो जलीय खतरों के बारे में। लेकिन ये जो सूखा है, तड़ित झंझा है और बर्फीले तूफान है, ये वायुमंडलीय दशाओं के लिए जो आपदाएं होती हैं। तो ये हमारे ये गलत हो जाते हैं। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट, 3 वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तूफान मोहरिम ये समुद्र में आते हैं, तो सी ऑप्शन सही है हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र राज्य शासित प्रदेशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ कितने हैं, तो अंडमान निकोबार है फर्स्ट, सेकेंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है कि पश्चिम बंगाल और फोर्थ है गुजरात। तो आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं, ठीक है। गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे ये लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं गुजरात में 1100 वर्ग किलोमीटर के समथिंग, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार है यहाँ 600 के करीब हैं और आंध्र प्रदेश में 400 हैं, ठीक है, 400 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे जो अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो सबसे कम देखो है हमारा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद अंडमान निकोबार में, और उसके बाद हमारा है गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल है। तो हमारा 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड झारखंड, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो देखो इसमें ये देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से जो है देखने को मिलेगी गंगा नदी प्रवाहित होती है, लेकिन मध्य प्रदेश और झारखंड से नहीं जाती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड और बिहार से भी ये मतलब प्रवाहित होती है। तो हमारे जो है 4 राज्यों से जाकर प्रवाहित होती है। तो 1 और 4 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा जब सुनामी तरंगे गहन समुद्री क्षेत्रों से तटों की ओर गमन करती हैं तो गमन के दौरान निम्नलिखित में से किन में वृद्धि होती है। तो तरंग की गति में, तरंग की लंबाई में, तरंग की ऊंचाई में। तो इसका देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब ये तटीय क्षेत्रों के ऊपर जब ये गमन करती हैं तो इनकी गहराई कम होती चली जाती है, तो इनकी जो ऊंचाई आपको जो देखने को मिलेगा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है कि तरंगों की ऊंचाई बढ़ती है, लेकिन तरंग की लंबाई और तरंग की गति जो है ये धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इसमें केवल सही है, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से बाढ़ के प्रभाव हो सकते हैं। तो भौतिक अवसंरचना का विनाश, जल जनित रोगों की घटना में वृद्धि और कृषि क्षेत्रों की उर्वरता में वृद्धि। तो देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को में से सही मिलेंगे, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ठीक है, तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती है और बहुत जो जलोढ़ मृदा लेकर आती है, जो कृषि
क्षेत्रों के लिए उर्वर भूमि होती है, ठीक है। और ये अपने साथ साथ रोगों को भी बहुत लागती है, बहुत महामारियाँ फैल जाती हैं जब बाढ़ आती है, और भौतिक अवसंरचना में भी ये ख़राब कर देती हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो गए हैं। कल आपको इसका जो है फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का जो है ज्योग्राफी का वो भी टेस्ट है, उसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा और सेकंड परसों मिल जाएगा। इसके पश्चात देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मतलब आप ऐसा कीजिए सर कि थोड़ा सा 2 टेस्ट मतलब 2 वीडियो ले आइए कि एक पूरा टेस्ट करा दीजिए। तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं डेली 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि जो भी सेक्शनल 24 से पहले के जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं सारे कवर हो जाएं एग्ज़ाम के पहले पहले। तो आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। तो विचार तो वैसे भी मैं कर रहा हूँ, अगर आप लोग बताएंगे तो और भी हमें अच्छा लगेगा बनाने में वीडियो, ठीक है। तो आप लोग जो है इसे देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ ख्याल रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा हमारा जो डिस्कशन है अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन पे प्रेस नहीं होगा तो मैं जो वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।